दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इस देश में क्या वन मैन सिस्टम चल रहा है, वन मैन शो चल रहा है। और जिस बात की चर्चा अक्सर 2014 से की जाती है कि जो तथाकथित गुजरात मॉडल 2001 से लेकर 2014 के दरमियान गुजरात में चलाया गया, जहां कैबिनेट की कोई अहमियत नहीं थी, जहां पार्टी संगठन की कोई अहमियत नहीं थी, जहां विधानसभा करीब करीब सत्ता के साथ ताल मिलाने के लिए उस तरह से तैयार थी जिसमें विधानसभा अर्थहीन होती जा रही थी। और इन सब के बीच गुजरात के अंदर जिस तरह का सिस्टम सीएमओ के अंदर केंद्रित किया गया, क्या वही सीएमओ का सिस्टम करीब करीब पूरे सीएमओ के अधिकारियों के साथ 26 मई 2014 को दिल्ली आने के बाद दिल्ली के अंदर चलने लगा? इस बात की चर्चा तब भी हुई, राज्यसभा में शरद यादव ने भी चर्चा की जब डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की गई। उन्होंने साफ साफ राज्यसभा में कहा था कि अरुण जेटली जो उस वक्त के वित्त मंत्री थे, शरद यादव ने कहा था कि अरुण जेटली तो उनके मित्र हैं और अरुण जेटली को यह बात पता होती तो निश्चित तौर पर वो बताते सबको। लेकिन बकौल शरद यादव ये बात वित्त मंत्री तक को नहीं पता थी और अचानक नोटबंदी का फरमान सुना दिया गया। लेकिन नोटबंदी इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। 3 विवादास्पद कृषि कानून जिसे 13 महीने बाद सरकार वापस लेने पर मजबूर हुई, उसके बारे में भी ऐसी ही बातें कही गई। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं मनरेगा को लेकर जो वीबी ग्राम जी बिल लाया जा रहा है, जो लोकसभा से पारित कराया गया, राज्यसभा से पारित होना है और मनरेगा को डिसकंटिन्यू किया गया, महात्मा गांधी का नाम वहां से हट गया, उसको लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर वन मैन शो की बात की है, कैबिनेट की अहमियत को समाप्त किए जाने की बात की है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या है। मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। तो देखा आपने, राहुल गांधी भी जो लोकसभा में औपचारिक तौर पर विपक्ष के नेता है, वो भी ये बात कह रहे हैं कि वन मैन शो चल रहा है, सत्ता अपने करीबी 2-3 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है और कैबिनेट के अंदर कोई डिस्कशन ग्रामजी बिल, वो वीबी ग्रामजी बिल के ऊपर नहीं हुआ। इस तरह की बात लोकसभा में विपक्ष के नेता कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि चूंकि उनका ओहदा संवैधानिक है तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह ही ये बातें कह रहे हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब सरकार के अंदर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होने की चर्चा होती है। जिस वक्त नोटबंदी की गई उस वक्त अरुण जेटली वित्त मंत्री थे और जिस वक्त मनरेगा को लाया जा रहा, मनरेगा की जगह नया बिल लाया जा रहा था, उस वक्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान से बिना पूछे यह कानून लाया गया? क्या उनकी सलाह नहीं ली गई? कई सारे ऐसे उदाहरण आपको दिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री, जिनको कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद के सुयोग्य उम्मीदवारों में गिना था, उनकी अहमियत इस कैबिनेट के अंदर नहीं है। तो फिर भला किसकी अहमियत होगी? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिर ये कौन सा सिस्टम डेवलप हो गया है जिस सिस्टम में एक व्यक्ति के आगे, एक व्यक्ति की इच्छा के आगे पूरी पार्टी साष्टांग दंडवत हो रही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले चले तो इस भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता दोनों पद पर 2005 में एक ही व्यक्ति विराजमान थे, नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें भाजपा का पितृपुरुष कहा जाता है, लेकिन जिन्ना की मजार पर पहुंचने के बाद वो अभी भारत वापस लौटे भी नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा भाजपा के अंदर से मांगा जाना शुरू हो गया। तब भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी। और इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कैसा हुआ करता था वो तो लोगों ने टीवी कैमरे के सामने देखा है, जब उमा भारती ने दिल्ली के तथाकथित
4-5 नेताओं को सीधे सीधे निशाने पर लिया था और पार्टी की बैठक छोड़कर चली गई थी। पार्टियों के अंदर जब आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है तो फिर कांग्रेस पार्टी का आजादी के पहले का 30 के दशक के उत्तरार्ध का त्रिपुरी अधिवेशन कौन भूल सकता है, जब महात्मा गांधी की इच्छा के विरोध में सुभाष चंद्र बोस जीत कर आते हैं। महात्मा गांधी का अपमान नहीं था, बल्कि ये कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की निशानी थी। ठीक इसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी की इच्छा के विपरीत नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय दल ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2013 में चुना था। यह भारतीय जनता पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छा के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने से 2002 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इनकार कर दिया था। सारी चीजें एक तरफ, आज की भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है? आखिर भाजपा के कार्यकर्ताओं के रहते हुए आधा दर्जन या उससे भी ज्यादा मंत्रालय या तो दूसरे दलों से, दूसरी विचारधारा से आए हुए लोगों के पास है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के पास है, और कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जैसे बड़े पद भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दूसरे लोगों को दिए गए। मनरेगा एक कानून नहीं था। राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से प्रकाश डाला, वो प्रकाश नहीं भी डालते तो सबको पता है कि मनरेगा ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाउन ट्रोडन पीपल जिन्हें कहते हैं, समाज में बीपीएल और एपीएल के बीच झूलने वाला समाज, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर एक थोड़ी सी राहत पहुंचाने की जो कोशिशें 2005-6 से शुरू हुई थी, उस 5-6 से शुरू हुई कोशिशों को आखिर पलीता क्यों लगाया गया? कहा तो जा रहा है कि 125 दिन का रोजगार वीवी ग्राम जी बिल में दिया जाएगा। 100 दिनों के रोजगार की बातें मनरेगा में की गई थी और आखिरी उपलब्ध आंकड़े की माने तो केवल 42.8 यानी 43 दिन से भी कम औसत मजदूरों को एक साल के अंदर रोजगार मिला है। फिर ये 125 कहां से देंगे? राहुल गांधी ने फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा राज्यों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालता था, लेकिन इस मामले में 40% रकम राज्यों से वसूली जाएगी। इस प्रकार का इंतजाम किया गया है, यानी कानून दिल्ली बनाएगा, मनरेगा को रिप्लेस कर नया विधेयक दिल्ली लाएगा और उसमें हिस्सेदारी करेंगे राज्य, वो राज्य जिनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को, जिनकी वित्तीय स्वायत्ता को जीएसटी के साथ पहले ही कमजोर किया जा चुका है। राज्य सरकारों को ठन गोपाल बनाया जा चुका है। लेकिन इस तरह के फैसले आखिर लिए क्यों जाते हैं? संसद के अंदर कितने बिल आते हैं? 2021-22 का एक आंकड़ा आपके सामने रखूं, एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में छपा था। उस आंकड़े के मुताबिक 2009 से 14 के बीच में 75% से ज्यादा विधेयक संसद की स्टैंडिंग कमेटी और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में गए थे, विभागीय संसदीय समितियों में गए थे। लेकिन 2014 से 19 जो नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल था, उस कार्यकाल के भीतर केवल 12% विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए। सवाल यह है कि बाकी 88% विधेयक बन के कहां से आए थे? और उसके बाद तो यह आंकड़ा 12% से भी नीचे चला गया होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सवाल यह है कि पीएमओ कौन चला रहा है? सवाल यह है कि इस देश के लोगों का भविष्य तय करने वाले फैसले एक कार्यालय के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद क्यों लिए जा रहे हैं? और सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस देश में जनता ने जो 850 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के बरास्ते चुनकर दिल्ली भेजने का इंतजाम किया है, आखिर उन 800 के करीब 850 सांसदों के पास कोई काम धंधा है या नहीं है? उनसे कोई काम लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? अगर उनसे कोई काम लिया नहीं जा रहा है, अगर बिल पीएमओ से ही बन के आएगा, अगर बिल 2-4 लोग और अधिकारी ही बैठकर बना लेंगे, अगर उसमें जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी, तब आखिर इस संसद से कौन सा काम लिया जा रहा है? क्यों 5 साल पर इस देश में चुनाव कराकर लोकतंत्र का ढोंग रचा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। जनता को भी अपने प्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि आखिर आपको जिताकर दिल्ली भेजा जाता है, तो दिल्ली जाकर आप कौन सा काम करते हैं? क्या आपको नाली और सोलिंग बनवाने के लिए, पीसीसी बनवाने के लिए दिल्ली भेजा जाता है, या नीतियों के निर्माण के लिए दिल्ली भेजा जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जनता के बड़े हिस्से को किसी न किसी नेता और किसी न किसी विचारधारा के भक्त में तब्दील कर देने की प्रक्रिया क्या इतनी मजबूत हो चली है कि उसी भक्त विचारधारा से आने वाले लोग अलग अलग पार्टियों से सांसद बनकर दिल्ली में आ रहे हैं?
सवाल बड़ा हो जाता है। सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि आज दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा जाता है कि आज कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें संगठन के लचर प्रदर्शन और संगठन को लेकर उन्होंने भी कुछ सवाल उठा दिए कि आखिर नए लोगों को मौका कब मिलेगा और संगठन कैसे काम करेगा, कांग्रेस खड़ी कैसे होगी। क्या इस तरह की स्थिति और इस तरह का आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के सवाल उठाए जा सके? जब शिवराज सिंह चौहान जैसे छठी बार के सांसद और तकरीबन 18-19 साल के मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का सलूक हो सकता है कि उनके विभाग का फैसला बिना उनकी जानकारी के ले लिया जाए, तो बाकी मंत्रियों की क्या हैसियत होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का एक गुस्सा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में दिखा था, जब दिल्ली के सत्ता समर्थित केंद्र की सत्ता के हुक्मरानों के द्वारा समर्थित माने जाने वाले कैंडिडेट संजीव बालियान को बीजेपी की एक सांसद राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। सत्ता के खिलाफ एक तरह से ये असहमति की पहली आवाज थी, लेकिन क्या असहमति की ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी लोकतांत्रिक बगावत को पनपने का मौका देती है? दरअसल दक्षिण पंथ एक ऐसी धारा है दोस्तों, दक्षिण पंथ की धारा के अंतर्गत चाहे कहीं भी संप्रदाय, धर्म और राजनीति, सांप्रदायिकता और राजनीति का घालमेल करने की कोशिश होती है, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति की मानसिक रीढ़ को तोड़ा जाता है और वही मानसिक रीढ़ तोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तब ऐसे लोगों को चुन करके संसद और विधायिकाओं में पहुंचाने की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों का नजारा आप तब देखते हैं जब संसद के अंदर कोई प्रधानमंत्री प्रवेश करता है और प्रधानमंत्री के प्रवेश के साथ वहां पर मोदी मोदी के नारे लगने शुरू होते हैं। क्या किसी वरिष्ठ पत्रकार या इस देश के किसी भी प्रबुद्ध नागरिक ने 2014 से पहले प्रचंड बहुमत से आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री के लिए संसद में उनके नाम के साथ नारेबाजी होते हुए सुना है? प्रधानमंत्री संसद में आए, बैठे कब गए, बाकी सत्ताधारी या विपक्षी सांसदों को पता भी नहीं चलता था कि कब तक प्रधानमंत्री सदन में है, कब संसद के बीच वो एक सदस्य की हैसियत से हस्तक्षेप करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन ये आज की नई भारतीय जनता पार्टी है, जिस भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी जनरेशन को दरकिनार कर पटना के एक विधायक नितिन नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है और अब चर्चा है कि अगले 20-21 जनवरी तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फुल फ्लेज कार्यभार भी ले सकते हैं। नितिन नवीन सामने लाए गए, युवा पीढ़ी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि भाजपा में चुनाव हुआ हो, भाजपा में लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष की प्रक्रिया को निपटाया गया हो? किसी ने नहीं सुना। दो ऊपर के नेताओं ने फैसला ले लिया और पूरी पार्टी पर थोप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक को आश्चर्य हो रहा है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि नितिन नवीन जैसे युवा को मौका दिया गया, लेकिन युवा को मौका देने के लिए जिस तरह की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जरूरत थी, क्या वो प्रोसेस अपनाया गया? एक तरफ संसदीय समितियों को दरकिनार करना, संसद को दरकिनार करना, कैबिनेट को दरकिनार करना, पार्टी को दरकिनार करना, पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को दरकिनार करना और पीएमओ का राज देश के ऊपर स्थापित करना, और दूसरी तरफ इस सिस्टम के अंतर्गत असहमति की आवाज को कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग और इस तरह की बातों से एक छद्म राष्ट्रवाद के दायरे में लाने की कोशिश करना। यही मौजूदा दौर में सत्ता के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिस राष्ट्रवाद में आम जनता अपनी अहमियत किसी न किसी विचारधारा और किसी न किसी नेता के भक्त के तौर पर देखती है। एक छोटा वाकया आपको सुनाता हूं, इसी विधेयक से जुड़ा हुआ। ये 2010-11 का साल था और उस वक्त दिल्ली से, नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे बनना था और उस एक्सप्रेसवे के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था उसके मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तब कांग्रेस पार्टी के एक सांसद राहुल गांधी बाइक पर सवार होकर भट्टा परसौल नाम के एक गांव पहुंचे थे। उधर दिल्ली में जमीन का मुआवजा किस तरह से तय किया जाए, सांसदों के बीच भी चर्चा होने लगी। लेकिन तब आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों के अंदर भी था, पार्टी के ऊपर भी लोग जाकर देश के लिए सोचते थे। उस दौर में क्या हुआ, सरकार मनमोहन सिंह की थी, यानी कांग्रेस की थी, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुमित्रा महाजन थी।
सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई मनमोहन सिंह सरकार ने। मोटे तौर पर कहें तो उसी डिपार्टमेंटल कमिटी को लैंड एक्विजिशन बिल यानी भू अधिग्रहण विधेयक का मसौदा तैयार करने का दायित्व सौंप दिया। जब वो मसौदा तैयार करने का दायित्व उसे सौंप दिया गया, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जो बिल बना, उस बिल को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वो बिल बना सदन में लाया गया, सदन में रखा गया, दोनों सदन में चर्चा हुई और उस चर्चा के दरमियान उस वक्त की विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने 2 संशोधन प्रस्ताव दिए और सरकार ने खुशी खुशी दोनों संशोधन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। तो संसद ऐसे चलती है, कानून ऐसे चलता है, कानून ऐसे बनता है। लेकिन इन सब से ऊपर बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी चुप्पी क्यों है? क्या सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियों का डर सिर्फ विपक्षी दलों के लिए है, या भाजपा के अंदर भी लोगों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग की धमकी दी जाती है? किस तरह से 2 लोगों का सिस्टम, पूरी गुजरात लॉबी संसद से लेकर पूरे सिस्टम के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर हावी हो गई है और आवाज बीजेपी के अंदर तक से नहीं निकल रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली किस दिशा में जा रही। शिवराज सिंह चौहान की पूछ नहीं है। कैबिनेट की बात यदि करें तो कैबिनेट के अंदर राजीव प्रताप रूडी नहीं है, शाहनवाज हुसैन नहीं है। कैबिनेट के अंदर कैसे कैसे लोग हैं आपको भी पता है। मैं कैबिनेट के लोगों की योग्यता पर शक नहीं करता। इस देश की कैबिनेट में एक भी अल्पसंख्यक मंत्री लंबे समय तक मोदी सरकार में नहीं रहे। क्या इस देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों को अपना कैबिनेट मंत्री बनाने का हक नहीं है? क्या इतनी बड़ी आबादी की उपेक्षा की जा सकती? और यदि बनाया भी जाता है तो मुसलमान होगा तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनेगा, दलित होगा तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनेगा। क्या कोई दलित या मुस्लिम इस देश में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री नहीं बन सकता? क्या वो शिक्षा मंत्री नहीं बन सकता? क्या इस तरह के सवालों का जवाब दिए बिना क्या मौजूदा दौर में सिस्टम उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से नागपुर की पूरी आइडियोलॉजी, आरएसएस की पूरी विचारधारा इस रूप में गढ़ी गई है जिसमें बंच ऑफ थॉट भारत के संविधान से संघ के कार्यकर्ताओं के बीच ऊपर माना जाता है, उस बंच ऑफ थॉट्स के सहारे देश चलाया जाएगा? इस तरह के सिस्टम के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हो रहा है, राहुल गांधी उसी पर सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी जब सवाल उठा रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान एक मंत्री मात्र हो सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ऐसा हो रहा है? जी नहीं, शिवराज सिंह चौहान के साथ ही नहीं, कमोबेश हर मंत्रालय की यही स्थिति है। क्योंकि जब 2014 में सरकार बनी थी, उसी वक्त एक फरमान आया था कि सांसद निधि का पैसा सांसद गांव को गोद लेंगे और उसमें खर्च किया जाएगा। अब गोद में लिए गए सांसद, वो सांसद आदर्श ग्राम क्या 2014 से लेकर 11 सालों में आज तक गोद में ही है, या गोद में से निकलकर अब वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ने जाने लगे हैं कहीं? क्या किसी ने उन गोद लिए हुए आदर्श ग्रामों के बारे में जानने की कोशिश की? क्या सीएजी ने ऑडिटिंग की कोशिश की? और उस ऑडिट में निकला क्या? ऑडिट रिपोर्ट आजकल ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऑडिट रिपोर्ट पीएससी के माध्यम से क्या संसद के अंदर डिपार्टमेंटल ऑडिट रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट आ रही है? इन सवालों के इर्द गिर्द जब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, नेता विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, तो नेता विपक्ष के सवाल एक तरफ वोट चोरी, कथित वोट चोरी, एसआईआर का मुद्दा, इलेक्शन कमीशन के ऑटोनॉमी का, स्वायत्तता का मुद्दा, दूसरी तरफ संसद की भूमिका का मुद्दा, कैबिनेट की भूमिका का मुद्दा, इन सब को यदि वन मैन शो से जोड़कर देखा जा रहा है तो आखिर ये वन मैन शो पार्टी के अंदर, संघ के अंदर कब तक तय किया जाएगा और कब तक इस चीज को लेकर चुप्पी साधी जाएगी, ये सवाल बड़ा है। और इस सवाल के इर्द गिर्द क्या लोकतंत्र आगे भी, अब दूसरी पार्टियों की सरकार भी केंद्र में आएगी तो क्या इसी सिस्टम के सहारे चलेगी? एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सत्ता का चरित्र एक सा होता है, सत्ता में कोई भी बैठे, सत्ता का चरित्र एक सा होता है। मोटे तौर पर थोड़ा और सुधार करके बोले तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शायद ये कहना चाहते थे कि सत्ता में आने के बाद सबका कांग्रेसीकरण हो जाता है। लेकिन कांग्रेस इस देश के सिस्टम के साथ जुड़ी रही और कांग्रेस पार्टी में जब जब विकृतियां आई, चाहे वो इमरजेंसी का दौर रहा हो,
चाहे वो बाद का दौर रहा हो, जनता ने कांग्रेस पार्टी को उसकी उचित जगह दिखाई और विपक्ष में भेजने का काम किया। लेकिन तब चाहे जितने गलत फैसले लिए गए हों, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सारे फैसले सही लिए थे या जनता दल या यूनाइटेड फ्रंट की सरकारों ने सारे फैसले गलत लिए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने भी गलत फैसले लिए, जनता ने उसके बाद उन फैसलों से अपनी नाइत्तेफाकी चुनाव में सार्वजनिक तौर पर जाहिर की। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है? आज के समय में सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका को एंटी नेशनल की तरफ परिभाषित करने, राष्ट्र विरोधी की तरफ परिभाषित करने की प्रवृत्ति क्या अब कैबिनेट के अंदर आवाज दबाने की प्रवृत्ति के साथ जुड़ती जा रही है? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों को मौजूदा दौर में यदि देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि विमर्श की प्रक्रिया लगभग बंद हो चुकी है। और इसी विमर्श की प्रक्रिया के बंद होने का नतीजा है कि कभी आपको नोटबंदी देखने को मिलता है, तो कभी आपको जीएसटी बहुत ही आनन फानन में हड़बड़ी में लागू करने का रवैया दिखता है, कभी आपको किस विवादास्पद किसान कानून दिखते हैं, तो कभी अग्निवीर जैसी स्कीम दिखती है, तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन जैसा अव्यावहारिक फैसला जिसे व्यावहारिक रूप से लागू करना संभव ही नहीं है, उस तरह की चीजों पर संसद का और सांसदों का, संसदीय समितियों का समय जाया होते हुए देखा जाता है। ये इस सब 10-11 सालों में देखा गया है। और इन सब के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड भी तो आया। इन सब के बीच सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के अंदर खत्म करने वाली प्रक्रिया भी तो आई। और इन सब के बीच पारदर्शिता के नाम पर बहु बेटियों की प्राइवेसी का हवाला देते हुए इस देश में लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था का मुखिया सरेआम मीडिया के सामने बोलता नजर आया कि हम फुटेज नहीं दे सकते कि आखिर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कैसे हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठनी जरूरी हो जाती है। जब इमरजेंसी लगी, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर सिस्टम एक पक्षीय होना शुरू हुआ और लोगों को लगा कि लोकतंत्र के का रवैया खिलाफ जा रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ चीजें होती दिखाई दे रही है, उस वक्त भी कांग्रेस के अंदर से चंद्रशेखर मोहन धारिया और कृष्णकांत निकल कर आए थे। जब इसी देश के अंदर देखा गया बाबरी विध्वंस के बाद की नरसिम्हा राव सरकार कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है, उस वक्त भी अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी भले ही 2 साल बाद सही निकल कर सामने आए थे। और जब इस देश के अंदर यह देखा गया कि सिस्टम के अंदर गड़बड़ियां बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है, तो याद कीजिए वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ संघ से जुड़े हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी खुलकर सड़क पर उतर गए थे। दिल्ली की सड़कों पर वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे। लेकिन आज आर्थिक नीतियों की चर्चा करने का मतलब है कि इस देश के अंदर 5 किलो राशन व्यवस्था को चैलेंज करने की स्थिति में जाना। लेकिन जब लोकतंत्र के अंदर सिस्टम ही चैलेंज हो रहा हो, तब नेता विपक्ष ने जो सवाल उठाया है, वो सवाल भले ही वो किसी समय हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब का जिक्र करते रहे हों, उन सब हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब से ज्यादा बड़ा एटम बॉम्ब यह है कि कैबिनेट के अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस, भाजपा के अंदर के विरोधाभास, सत्ता चलाने के लिए एनडीए नाम का प्रयोग मोदी के ऊपर ना जा पाए, ये परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश, इन सब पर एक साथ प्रहार है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं, पैसे ले जाते हैं अपने राज्य के लिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं आते, क्या उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए? और क्या चंद्रबाबू नायडू को जितने पैसे चाहिए, जितने पैसे गुजरात पर खर्च किए गए 11 सालों में, क्या उतने पैसे चंद्रबाबू नायडू को दिए जा रहे हैं? गुजरात से 26 लोकसभा सीटें आती हैं तो नायडू के राज्य से भी 25 सीटें आती हैं। जिन नीतीश कुमार के बूते सरकार चल रही है, क्या उन्हें यह दिया जा रहा है? याद कीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने मायावती के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में मूर्तियां बनवाने को मुद्दा बना दिया और मायावती की सरकार चली गई। भाजपा भले ही नहीं जीती, अखिलेश यादव की पार्टी ही जीती, लेकिन मायावती के कार्यकाल में जनता के पैसे को, टैक्स के पैसे को मूर्तियां बनाने पर खर्च करने का मुद्दा सबसे जोर शोर से बीजेपी ही उठा रही थी। आज की तारीख में प्रेरणा स्थल के नाम पर जो मूर्तियां बन रही है और जगह जगह जो मूर्तियां बनाई जा रही है, चाहे किसी भगवान की हो, चाहे किसी नेता की हो, चाहे आरएसएस के किसी विचारक की हो, किसी की भी मूर्ति अगर लगाई जा रही है तो क्या वो पैसा टैक्स से नहीं जा रहा?
इस तरह के विरोधाभासों के बीच जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो आधार पर सवाल उठाते थे। मनमोहन सिंह सरकार को यूआईडी आधार को लेकर घेरते थे, लेकिन आधार को हर चीज से जोड़ने के लिए राइट टू प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ तक बनानी पड़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री बनते ही आधार के पक्ष में खुलकर खड़े होने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और अब एसआईआर से लेकर हर जगह सिस्टम को जिस तरह से एक पक्षीय और सत्ता के पक्ष में बनाया जा रहा है, उस पूरे सिस्टम के ऊपर आज राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रहार किया है, सवाल बड़ा यही है कि क्या पूरा इंडिया अलायंस राहुल गांधी के साथ है। अभी बंगाल का चुनाव है, ममता बनर्जी का राज्य है, लेकिन क्या राहुल गांधी के मुद्दों के साथ इन सब मुद्दों पर पूरे इंडिया गठबंधन में सहमति है? महात्मा गांधी का नाम हटाना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस देश की आइडेंटिटी के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ता है, राष्ट्रपिता कहते हैं उन्हें, लेकिन महात्मा गांधी का नाम जब एक बिल से हटाया गया, उसके बाद यह साफ हो चला कि इस देश के सिस्टम के अंदर गांधी को छोटा करने की कोशिशें जब की जा सकती है, तो भला राहुल गांधी और बाकियों के विसात क्या है। बात महात्मा गांधी की हो और बात यदि हम नेहरू और राहुल गांधी की करें, बात यदि हम अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर की करें, बात यदि इंदिरा गांधी की करें, तो ये लोग तो महात्मा गांधी के सामने निश्चित तौर पे बहुत छोटे लोग हैं। दरअसल इस सिस्टम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता होने का आभास देना बंद कर दिया। जैसे जनता ने जनता होने का आभास देना बंद कर दिया, जनता भक्त मंडली में तब्दील होने लगी, तो राहुल गांधी के सवाल क्या नक्कार खाने की तूती बनकर रह जाएंगे, या राहुल गांधी के सवाल इस देश के अंदर मजदूरों का हो या छात्रों का हो, मनरेगा का हो या अग्निवीर का हो, या फिर किसानों की एमएसपी गारंटी का हो या ओल्ड पेंशन स्कीम का हो, ओपीएस का हो, ये सारे सवाल जब एक साथ जाकर जुड़ते हुए दिखाई देंगे, तब जाकर के इस देश के अंदर जनमत बनाने की प्रक्रिया क्या किसी सांप्रदायिक नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएगी। ये बीजेपी के ऊपर भी एक सवाल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर भी एक सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी सरकार के 10-11 सालों को भविष्य में कैसे याद किया जाएगा इस देश के अंदर, उसके ऊपर भी जाकर उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी को इतिहास के पन्नों में कौन सी जगह मिलनी है। तो कौन सी जगह मिलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को भारतीय मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच कौन सी जगह मिलनी है, ये आज ही तय हो चुका है। और अब ये करीब करीब तय है कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अंदर जो बातें कही जाती है, क्या वाकई उसको लेकर जनता में जनमत बनाने की कोई कोशिशें हो रही है, या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह जाती है। बिहार में यात्रा होती है, वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद चुनाव में दिखता है कि ना तो कांग्रेस पार्टी कोई फॉलोअप ले रही है और न ही राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव और तेजस्वी यादव कोई फॉलोअप ले रहे हैं। पूरी यात्रा यूं ही बर्बाद हो जाती है। क्या वही राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज उठाए गए सवालों का होगा? क्योंकि आज के सवालों ने शिवराज सिंह चौहान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि कल को शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा दी जाए कि ये बिल उनसे पूछकर बनाया गया था, उन्हीं के निर्देशन में बना था। क्योंकि सत्ता और सिस्टम है, शिवराज सिंह चौहान को भी कीर्ति आजाद की तरह अपना टिकट नहीं कटवाना है। कीर्ति आजाद ने तो डीडीसीए, जो अरुण जेटली के अधीन चलता था, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने उस पर सवाल उठाया था और उनका टिकट कट गया, क्योंकि जेटली सत्ता के दुलारे थे। अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटाए जा चुके हैं, ताकतवर मुख्यमंत्री थे, उन्हें अब लोकसभा का टिकट भी नहीं कटवाना है, कैबिनेट से भी जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद की तरह बाहर नहीं जाना है, रूढ़ी वाला हाल नहीं कराना है, तो निश्चित तौर पर इस बात की संभावना तय मानिए कि कल तक शिवराज सिंह चौहान प्रेस के सामने आकर कह देंगे कि राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए आरोप बेबुनियाद है। लेकिन इस बात को शिवराज सिंह चौहान भी जानते हैं कि जो बात राहुल गांधी ने कही है वो अक्षरशः सही प्रतीत होती है। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।